हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल बीसल पुरड्डा में। और आज फिर से मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा यहाँ पे। इस सीरीज़ को आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है और समझा है, वो इसको फ़ायदा भी हो रहा होगा आपको। जो फ़ायदा हुआ करे उसको डिटेल से बता दिया करो कमेंट बॉक्स में। और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। देखिए, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो ऐसे ही करके चलाना पड़ता है। तो उसमें और क्या सुधार हो सकता है, कैसे डायग्राम चाहिए आपको या कैसे मैप के द्वारा, जो भी आपको सुझाव लगे वो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। और लाइक शेयर भी कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगता है तो। बाकी मैं इन क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, आता हूँ सीधे अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य कौन से हैं। देखिए, भारत के 4 बड़े राज्यों का क्रम भी पूछ सकता है, आरोही क्रम पूछ सकता है, अवरोही क्रम पूछ सकता है, या पहले नंबर का पूछ सकता है, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का। तो हमने ये पूरा क्वेश्चन ही डिजाइन कर लिया है। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या नहीं, देखिए यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, राजस्थान। आपने अगर मैप थोड़ा भी देखा होगा तो आपको डिजाइन लगेगा राजस्थान। राजस्थान के बाद फिर कौन सा आएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद में कौन सा आएगा, उत्तर प्रदेश, यूपी। तो यूपी स्पेशल वाले ये भी ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में कौथा स्थान है, चौथा स्थान है। और भारत में प्रथम स्थान पे कौन है क्षेत्रफल में, तो राजस्थान है। तो ये क्रम आप याद रखिए। यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन मिलने की पूरी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर का। पूर्वोत्तर भारत मतलब वो उस साइड में बना के दिखाऊंगा अभी मैं। पूर्वोत्तर का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 7 राज्यों से मिलती है। तो पूर्वोत्तर का वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 7 राज्यों से मिलती है। एक बात और ध्यान कर लें, पूर्वोत्तर के 7 राज्य जिनको 7 बहनें कहा जाता है। ठीक है, तो उन 7 सिस्टर्स में वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 7 राज्यों से मिलती है। तो इसका आंसर तो एक लाइन में हो गया, असम। ठीक है, तो कुछ जानकारी हम असम के बारे में याद करेंगे। कुछ एक छोटा सा मैप मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे ये पूर्वोत्तर। यहाँ पे कुछ अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, इधर नागालैंड पड़ेगा, यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ मणिपुर, और इधर मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा, और यहाँ पे मेघालय, और ये बचा हुआ भाग ये असम का पड़ेगा। तो असम की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, और यहाँ पे पड़ेगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और एक बांग्लादेश से जो ऊपर नोक है, जिसको हम दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, चिकन नेक बोलते हैं, उससे मिलती है। तो 7 राज्यों से मिलती है। ठीक है, तो ये डायग्राम के द्वारा आपने देख लिया। असम के बारे में और थोड़ी जानकारी देता हूँ मैं आपको। देखिए, असम से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो कहाँ है, असम में। कौन सा, माजुली द्वीप, असम में। इस माजुली द्वीप एक जिला भी है जिसको कार्बन फ्री जिला घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये माजुली द्वीप वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन असम से क्या आ सकता है, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। आपको बताना है कि काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किस पशु के लिए जाना जाता है, कौन सा यहाँ पे प्रसिद्ध है। दूसरा, यहाँ पे असम में एक क्वेश्चन और बन सकता है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कहाँ है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। तो मतलब असम से 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को जो असम में ही ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और ऊपर अगर अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो उसे दिबांग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन असम से यहाँ इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है थारू जनजाति। देखिए, हमारे यहाँ जनजातियों से क्वेश्चन पूछने का एक चलन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो उसमें क्या है, थारू जनजाति किन राज्यों में निवास करती है। ठीक है, इसको और कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो उस पर तो पहले तो इसका आंसर लिख लेते हैं। इसका आंसर होता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन 2 राज्यों में निवास करती है उत्तराखंड। लेकिन मान लो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाना चाह रहा है, तो एग्जामिनर ने ऑप्शन में ही नहीं दिया उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, तो क्या क्वेश्चन में ऑप्शन देगा कि हिमालय की तलहटी में जो गिरिपद मैदान होता है शिवालिक के नीचे, तो हिमालय की तलहटी में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो वो है थारू। हिमालय की तलहटी बोलते। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। थारू जनजाति से एक क्वेश्चन और बनता है कि वो कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। देखिए, क्वेश्चन तो अभी भी पूछने का चलन है और वो थारू जनजाति है। लेकिन इसमें क्या है, अभी मेरा दोस्त भी है, वो थारू है, लेकिन अभी वहाँ वो बताता है कि अब दीपावली को शोक के रूप में नहीं मनाते, पहले मनाते थे। कुछ लोगों में अभी भी चलन होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीपावली को शोक के रूप में क्यों मनाया जाता है। वैसे तो खुशी का त्यौहार है, लेकिन इन्हें शोक के रूप में मनाया जाता है।
टोडा जनजाति, एक क्वेश्चन और जनजाति से है, टोडा जनजाति से है। देखिए ये टोडा जनजाति किन पहाड़ियों में पाई जाती है? राज्यों में नहीं, पहाड़ियों में। अब पहाड़ियाँ आपने पढ़ी होंगी तो आप इसका आंसर दे दोगे। देखिए इसको हम एक डायग्राम से बता दें, टोडा जनजाति किन पहाड़ियों में निवास करती है, तो उसका नाम है नीलगिरी। कौन सा? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो आपको चलना पड़ेगा दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में यहाँ पर पड़ेंगी आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ। हम एक बार कवर भी कर चुके हैं, कर्नाटक, यहाँ केरल, यहाँ तमिलनाडु, मतलब KKT, इन 3 राज्यों में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ पाई जाती। इन्हीं नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति निवास करती है। इस नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? चोटी, ठीक है। तो जो शिखर है सबसे ऊंचा वो कौन सा है? उसको बोलेंगे डोडा बेटा। कौन सा? डोडा बेटा या डोडा बेटा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन याद कर सकते हैं। दूसरा, इस टोडा जनजाति से एक क्वेश्चन और आता है कि वो कौन सी जनजाति है जिसमें बहुपति प्रथा है, मतलब एक महिला एक से अधिक पति से शादी करती है, तो बहुपति प्रथा। तो इसी टोडा जनजाति में कौन सी है? बहुपति प्रथा। बहुत सी जनजातियों में बहुपत्नी प्रथा भी आपने सुनी होगी कि एक राजा थे, उनके 3 रानियाँ थी, 4 रानियाँ थी। हमारे यहाँ कहानी में राजा के 3 रानियाँ से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये बहुपति, यहाँ पर पति, तो यहाँ पे बहुपति प्रथा किसमें है? टोडा जनजाति में, ठीक है। आपको एक जनजाति और ऐसी बतानी है भारत की जिसमें बहुपति प्रथा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यमुना नदी का उद्गम, ठीक है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, मतलब यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसको हम यहाँ पे देख लें। तो आपने सुना होगा बंदर पूंछ, एक जगह सुनी होगी, कौन सी? बंदर पूंछ। ये चोटी का नाम है, ठीक है। बंदर पूंछ चोटी उत्तराखंड में है। तो पहली लोकेशन इसकी यही कि बंदर पूंछ चोटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। ऊपर से इससे भी पूछा जा सकता है कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो देखिए ये मान लो गंगा बहती है, ठीक है। ये गंगा बहती है, ये गंगा की सहायक है यमुना। यमुना गंगा से कहाँ मिलती है? प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज में यहीं पे होता है संगम, यहीं पे लगता है कुंभ मेला, ठीक है। तो ये यमुना। अब यमुना की सहायक कौन कौन सी हो जाएगी वो भी देख लीजिए। यमुना की सहायक चंबल, बेतवा, केन, टोन। सोन नहीं है, सोन गंगा की सहायक है, याद रखना, ठीक है। मैंने कल पढ़ाया भी था। तो चंबल, बेतवा, केन, टोन, ठीक है। ये 4 नदियाँ इसकी सहायक हैं यमुना की, और इनकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चंबल, ठीक है। अब आपको ये बताना है, जैसे ये केन से और बेतवा को ये कभी लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, मतलब केन का पानी बेतवा नदी में लाया जाएगा। और बेतवा नदी पर कौन सा बांध है? झांसी में। आपको ये बात कमेंट करके बतानी है। मैंने आपको यमुना की सहायक नदियाँ भी बता दी, और यमुना किससे मिलती है ये भी बता दी। यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। और यमुना की सहायक कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन, टोन, ठीक है। सोन नहीं है। आगे तो प्रायद्वीपीय भारत, अब हम चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए ये डायग्राम बनता है प्रायद्वीपीय भारत का। तो यहाँ से नासिक से निकलने वाली एक नदी है और वो है गोदावरी, ठीक है। कौन सी है? गोदावरी। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। और मान लो ये यहाँ से निकलेगी ब्रह्मगिरी, यहाँ से निकलेगी ये कृष्णा, ठीक है। तो कृष्णा और गोदावरी के बीच में एक डेल्टा है। इस डेल्टा पर कौन सी झील है? कोल्लेरू। तो ये भी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कृष्णा और गोदावरी के बीच में कौन सी झील है? कोल्लेरू झील है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत को आपको कमेंट करके ये बताना है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है और दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे। अगला है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है। तो भारत में मानसून के प्रकार है, ठीक है। तो भारत में मानसून के कौन कौन से प्रकार हैं पहले ये जान लीजिए। इसको एक डायग्राम से देखते हैं। ये देखिए, ये भारत का नक्शा हो गया। तो यहाँ से ये अरब सागर है, यहाँ से ऐसे पवनें आएंगी ऐसे करके, और फिर ये इधर मुड़ जाएंगी। तो इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम होती है, ठीक है। तो इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम होती है, इसीलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण
पश्चिम मानसून, ठीक है। जब ये दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पहुँच जाता है और उसके बाद जब ये अक्टूबर नवंबर में जबकि इसकी वापसी होती है तो इससे हवा चलती है ऐसी उल्टी ऐसे, तो अरब सागर मतलब बंगाल की खाड़ी से पानी लेके यहाँ है तमिलनाडु। तमिलनाडु में वर्षा होती है सर्दियों में, ठीक है। कब होती है? शीत ऋतु में। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ नहीं होती है? तो तमिलनाडु में। और शीत ऋतु में वर्षा इसको बोलते हैं, इस शीत ऋतु में वर्षा क्या होती है? तमिलनाडु। और इस मानसून क्या बोलते हैं? उत्तर पूरब, क्योंकि इसकी दिशा क्या है? उत्तर से पूरब है, तो इसको उत्तर पूरब मानसून बोलते हैं। दो मानसून तो ये हो गए हमारे, इसको लौटता मानसून भी बोलते हैं, उत्तर पूरब मानसून को ही लौटता मानसून बोलते हैं। तो मानसून से ये आपके 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला, सर्दियों में एक बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ से। तो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आता है? मान लीजिए इधर से अगर यहाँ से ऐसे आएगा भूमध्य सागर से, ये आता है पश्चिमी विक्षोभ, और इससे वर्षा कहाँ होती है? हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। आपने देखी होगी कभी कभी बहुत भयंकर बारिश हो जाती है सर्दियों में, गेहूं के दिनों में, तो वही पश्चिमी विक्षोभ से होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से किस फसल को सर्वाधिक लाभ होता है? तो गेहूँ को होता है, ठीक है। तो मैंने ये 3 मानसून का डिस्कस कर दिया, किससे कहाँ वर्षा होती है और सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब हमारा मानसून वाला ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल से पढ़ लीजिए आप, तभी आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य। देखिए इसका आंसर हम बता चुके हैं, ठीक है। वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। इसीलिए मैंने मानसून के 2 क्वेश्चन शामिल किए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा सकें कम समय में और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सके। अगला, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसकी लोकेशन पूछ रहा है, तो एक लाइन में इसका तो आंसर जान लो आप, हैदराबाद है। कहाँ है? हैदराबाद। अब हैदराबाद से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, ठीक है। सुनामी वार्निंग सिस्टम, सुनामी क्या होती है? सुनामी समुद्र में हलचल के कारण या भूकंप आया, सुनामी उस भूकंप आया समुद्र में, भूकंप आने के कारण बहुत ऊंची लहरें उठ गई, तो उन लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी लहरें कहती हैं। सामान्यतः आने वाली लहरों को सुनामी नहीं कहते हैं, जो भूकंप के द्वारा किसी आंतरिक बल के द्वारा उठने वाली लहरों को सुनामी कहते हैं, जो तट पे आके बहुत ज़्यादा तबाही मचाती हैं। तो उस सुनामी की वार्निंग मतलब अलर्ट करने वाला या बताने वाला, चेतावनी देने वाला सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद के बारे में, हैदराबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी घोषित किया गया है। किस लिए? पाक कला के लिए। यहाँ की जो बिरयानी वाला सिस्टम है ना बनाने का, वो बहुत मस्त, तो वो देख लीजिए। हैदराबाद किस लिए जाना जाता है? ये जाना है। दूसरी बात, हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? ठीक है, तो राजधानियों में मैं पढ़ाऊंगा। हैदराबाद राजधानी कहाँ की है? तेलंगाना की। अब आपको आंध्र प्रदेश की राजधानी कमेंट करके बतानी है। दूसरी बात, हैदराबाद में एक बहुत प्रसिद्ध झील है, ठीक है, तो उस झील का नाम है निजाम सागर। कौन सी है? निजाम सागर। एक झील और है, ठीक है, और वो भी सागर नाम से, वो आप कमेंट करके बताओगे कि निजाम सागर के अलावा और कौन सा सागर झील यहाँ पे, वो आपका काम है, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा, ठीक है, सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, आपको पता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी है? सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है दोमट मृदा या जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा इसको डालेंगे। अब जलोढ़ मृदा के बारे में ऊपर डिस्कस कर लेते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ पे सब डिस्कस करेंगे। ये 10वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या होती है? मृदा, इसका निर्माण कैसे होता है पहले ये जानो। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। पहला क्वेश्चन ये कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा। और इसका निर्माण कैसे? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा। तो दूसरा, नदियों यहाँ पे छोटा करके लिख दूंगा मैं, अवसाद होते हैं उनके जमाव से हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जलोढ़ मृदा से कि भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार किस मृदा का है? कौन सी मृदा भारत में सबसे ज़्यादा फैली हुई है? तो वो भी जलोढ़ मृदा है, ठीक है। जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार भी होते हैं, जो भी पूछता है, तो एक होती है पुरानी जलोढ़। कौन सी होती है? पुरानी। एक होती है नई, और इनका पर्टिकुलर नाम होता है, ठीक है, इसका नाम होता है बांगर। पुरानी जलोढ़ का नाम क्या होता है? बांगर। बांगर वह जलोढ़ मृदा होती है जिसमें बाढ़ का पानी नहीं जाता, ठीक है। पहले उसका निर्माण हो गया था, अब वहाँ बाढ़ का पानी नहीं जाता। लेकिन नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर। खादर वो मृदा होती है, जलोढ़ मृदा का ही एक प्रकार है, जो नई होती है, जिसमें हर साल बरसात का पानी जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मत
देता है। ये एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझते हैं। इसमें कौन कौन मत देता है और कौन नहीं देता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए हमने एक क्वेश्चन को एक टॉपिक वाइज कवर करेंगे। देखिए, पहली बात इसमें राज्यसभा जो ऊपरी सदन होता है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, नीचा दूसरा लोकसभा या निचला सदन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए पहले क्या होता था, लोकसभा में 2 सदस्य ऐसे होते थे जो एंग्लो इंडियन होते थे, जिनको मनोनीत किया जाता था। तो अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का प्रावधान हटा दिया गया है। लेकिन आपको कमेंट करके ये बताना है कि एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत था। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लिखा हो या लोकसभा के सभी सदस्य लिखा हो, क्योंकि अब मनोनीत होते ही नहीं, तो सभी सदस्य भी आ सकता है यहाँ। अगला, जो विधान सभाएं होती हैं, विभिन्न राज्यों की विधान सभाएं, उन विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य क्यों लिखा गया था, क्योंकि उन विधान सभाओं में भी एक एंग्लो इंडियन, जो राज्य का जो विधानसभा होती है, निचला सदन होता है, उसमें भी एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त करने का प्रावधान था, लेकिन वो भी खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ भी आपको ऑप्शन में क्या दिया जा सकता है कि विधानसभाओं के सदस्य, निर्वाचित ना करके सदस्य, ठीक है। और 2 कौन सी हैं, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाएं भी शामिल हैं, कौन सी, दिल्ली और पुदुचेरी की, ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी। तो ये हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया और इसको आप सही से लिख लें और नोट कर लें, इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं कौन कौन सी हो सकती हैं, क्या क्या योग्यता हो सकती है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए, पहली योग्यता होती है राष्ट्रपति पद के लिए कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक। अब कैसा नागरिक हो ये निश्चित नहीं है, ठीक है। तो क्या कोई विदेशी व्यक्ति जब भारत के नागरिकता ले ली है, उसने क्या वो राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा है, लेकिन संविधान में लिखा नहीं। लेकिन संविधान में सिर्फ ये लिखा है कि भारत का नागरिक हो, जन्म से नागरिक हो या किसी और प्रकार से नागरिकता ली हो, तो ठीक है। बाहर का भी व्यक्ति अगर नागरिकता ले सकता है तो भारत का नागरिक बना है तो फिर वो भी चुनाव लड़ सकता है। उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, ठीक है, 35 वर्ष से कम ना हो, ठीक है। अगला इसमें एक योग्यता होती है कि लोकसभा का सदस्य होने वाली योग्यता होनी चाहिए, मतलब वह लोकसभा का सदस्य चुना जाने योग्य हो, उसकी योग्यता वो होनी चाहिए जो लोकसभा का सदस्य चुना जाने योग्य हो। ये 3 योग्यता हैं, इनको देख लिए, भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष हो और लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता हो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश बिना पास किए कितने समय तक प्रभावी रहता है, मतलब राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, अब अध्यादेश जारी करने के बाद कितने दिन तक वो प्रभावी रहेगा। अगर पास ना हुआ, कहीं तो पास करवाना पड़ता है, अगर सदन से पास नहीं करवाना है तो कितने दिन तक जारी रहेगा। तो इसको भी हम अध्यादेश के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जानेंगे। तो इसका आंसर लिख लीजिए पहले, 6 सप्ताह। आज जो क्वेश्चन है वो बड़े बड़े क्वेश्चन है, उनके आंसर बड़े बड़े, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए मैंने आज डिसाइड किया कि राष्ट्रपति के बारे में इतना लिख के सारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त कर देते हैं जितने भी बनते हैं आमतौर पर। तो 6 सप्ताह दोस्तों, 6 महीना नहीं, 6 सप्ताह। अगर 6 महीना आएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कितना है, 6 सप्ताह। दूसरा यहीं से क्वेश्चन बनता है, अध्यादेश का आर्टिकल कौन है, 123 के तहत राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है, 123 के तहत, ठीक है। फिर ये बताओ, अध्यादेश किस सदन में पहले पास होना चाहिए, किसी भी सदन में पहले पास हो जाए, चाहे ऊपर वाले में या नीचे वाले में, ठीक है। तो ये यहाँ से अध्यादेश के क्वेश्चन हो गए। अगला, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो महाभियोग का प्रावधान है 61 में। कितने में है, 61 में। महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान, राष्ट्रपति को कैसे हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो इस महाभियोग है 68 में, और महाभियोग से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा देख लीजिए। महाभियोग, इसमें पहला क्वेश्चन कि महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को, जैसे मान लो सदन में प्रक्रिया शुरू करनी है, तो उससे कितने दिन पहले हमको सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति महोदय को, तो 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। कितने दिन पहले, 14 दिन पहले। महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में पहले लाया जाना चाहिए, तो चाहे भाई राज्यसभा हो पहले या लोकसभा, चाहे यहाँ पहले ले आओ चाहे यहाँ, मतलब दोनों में, RS और LS किसी में भी ले आओ, दोनों में भी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो महाभियोग के लिए और प्रक्रिया क्या है कि
यहाँ कितने सदस्य प्रस्ताव पेश करें, तो यहाँ 100 सदस्य कम से कम प्रस्ताव पेश करें और राज्यसभा में 50 सदस्य प्रस्ताव पेश करें। ये भी यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब दोनों सदनों में महाभियोग की प्रक्रिया है उसको चलेगी और उसमें कौन सा बहुमत लगेगा महाभियोग में, तो विशेष बहुमत। कौन सा बहुमत लगेगा, विशेष बहुमत। अगर दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया तो राष्ट्रपति हट जाएंगे फिर अपने पद से, ठीक है। तो ये हमने महाभियोग के बारे में कुछ जाना। अगला है संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है। ऐसे ही करके क्वेश्चन हल करते समय उनको एक एक शब्द में तोड़ लिया करो। आहूत करता है, अभी आपके दिमाग में एकदम क्वेश्चन आया होगा कि राष्ट्र संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लेकिन कभी कभी आहूत करने के लिए भी पूछ सकता है कि कौन आहूत करता, मतलब बुलाता कौन है संयुक्त बैठक, ठीक है। तो संयुक्त बैठक सभी बैठकों को आहूत करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति महोदय को ही है। तो राष्ट्रपति महोदय आहूत करते हैं, राष्ट्रपति महोदय संयुक्त बैठक बुलाते हैं। संयुक्त बैठक किस पे बुलाई जा सकती है, साधारण बहुमत से पास होने वाले विधेयकों पर। अब ये भी पूछ सकता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करते हैं, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। कौन, लोकसभा स्पीकर। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बच्चे इसे गलत भी बहुत करते हैं, क्योंकि अध्यक्षता संयुक्त बैठक की कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा स्पीकर जिनको बोलते हैं वो अध्यक्षता करेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है, तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से तहत सलाहकारी शक्ति का प्रावधान होता है, 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं किसी संवैधानिक विषय पर, या कोई ऐसी सलाह लेना जरूरी है। तो क्या भविष्य में उठने वाले प्रश्नों पर भी सलाह मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं। जो वर्तमान में प्रश्न चल रहे हैं उन पर सलाह मांग सकते हैं, उन पर भी सलाह मांग सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति जो सलाह मांगेंगे, क्या उच्चतम न्यायालय को उस सलाह पर अपनी राय देना अनिवार्य है या नहीं है, तो राय देना अनिवार्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय चाहे तो उस पर राय दें या ना चाहे तो राय ना दें। तो अगर मान लो उच्चतम, अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि मान लो उच्चतम न्यायालय ने अगर सलाह दी राष्ट्रपति को, तो क्या राष्ट्रपति को सलाह मानना अनिवार्य है, नहीं, अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति महोदय को अच्छी लगे तो सलाह माने, ना अच्छी लगे तो सलाह ना माने। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं राष्ट्रपति महोदय के ये उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी शक्ति पर, ठीक है। राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन था, मतलब आर्किटेक्चर कौन था, किसने निर्माण करवाया था। देखिए अभी नया विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है जो संसद भवन का निर्माण हो रहा है, तो हो सकता है कहीं से यहाँ पे एडविन लुटियंस का नाम भी पूछा जाए। तो ये वास्तुकार कौन थे, एडविन, ये अंग्रेजों के समय में हुआ था, एडविन लुटियंस या लुटियन, एडविन लुटियन। लुटियंस इनको बोलते हैं, लुटियंस जोन बोलते हैं, इनका नाम है एडविन लुटियन, ठीक है। तो एडविन लुटियन द्वारा इनका वास्तुकार बनाया गया था और संसद भवन में जो इंडिया गेट के साइड में जितनी भी है वो एडविन लुटियंस के द्वारा बनाया गया। तो इनका नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसे याद रखिए क्वेश्चन। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है, इस क्वेश्चन को हम अब राज्यसभा का सभापति अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। इस क्वेश्चन को ऊपर डिस्कस कर लें, ठीक है। यहाँ देखो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं वो राज्यसभा के, मतलब ये जो सदन है इसके ऊपर वाले यहाँ राष्ट्रपति होंगे, ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है। तो ये कहाँ बैठेंगे, यहाँ इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है, उपराष्ट्रपति। अगला उपराष्ट्रपति से होता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो यहीं पर उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो मंडल होता है उसमें देखिए ये राज्यसभा के सभी सदस्य, तो राज्यसभा के सभी सदस्य, ये डायग्राम में देखें, मतलब राज्यसभा के सभी सदस्य जो मनोनीत हैं वो भी। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, ये आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो राज्यसभा के सभी सदस्य। अगला लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य। तो क्या इसमें विधानमंडल के सदस्य नहीं भाग लेते, नहीं लेते, ठीक है। तो इसमें विधानमंडल के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते। तो इसमें राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति वाले में हमने बताया था आपको कि उसमें निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के भी और लोकसभा के, ठीक है। तो और उसमें विधान परिषद के भी सदस्य भाग लेते हैं, जबकि इसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला एक, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव
किस सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, किस सदन में लाया जा सकता है। तो इसका आंसर यहीं पे देख लो, राज्यसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में, ठीक है। ये राज्यसभा का सभापति होता है, तो इसका राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है, दोनों सदन में, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में। ये अंतर है, इस अंतर को याद रखो। एग्जामिनर अब गहराई में जाके क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक मैंने सरल सरल क्वेश्चन डिस्कस किए, मूल अधिकारों का क्या अनुच्छेद है, कैसे है उनमें। अब आ गए हैं संसद में। संसद में राष्ट्रपति हम पहले कवर कर रहे हैं, और इससे आज गहराई से मैंने क्वेश्चन आपको डिटेल से डिस्कस किए। क्वेश्चन छोटे हैं, लेकिन इनके आंसर से कितने ज़्यादा और आंसर बन सकते हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, इसीलिए डिटेल से मैंने इसको डिस्कस किया, ठीक है। ये आज का सेशन हो गया, धन्यवाद।